बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वालों का सड़क के ऊपर क्या हाल है, किस तरीके से कराची शहर को बंद किया गया है, कंटेनर कहां कहां मौजूद हैं और सिंध असेंबली तक कैसे पहुंचा जा सकता था। तमाम मामला हमने रिकॉर्ड किए थे, कुछ देर पहले रिकॉर्ड किए थे, वो आपको दिखाएंगे और साथ साथ तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे इम्तियाज़ गुल साहब का, रिजवान रजी साहब का, और बात करेंगे मुल्क के सियासी मंजरनामे पे। कहा जाता है कि कंपनी ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी, कितना अरसा चलेगी, क्या चैलेंजेस होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और IMF का ख़त बेशक 2-3 दिन पुराना मामला है, लेकिन गर्द थमती दिखाई नहीं दे रही। मेरे साथ मौजूद है इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। उसके साथ साथ में ज्वाइन किया रिजवान रजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, आप ही से इब्तिदा करता हूँ कि 180 सीटों का दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कोई इसका कंक्रीट सबूत नहीं मिल सका कि वाकई 180 सीटें, और क्या पूरे पाकिस्तान से वाकई दीगर जमातों का सफाया हो गया है? क्या समझते हैं आप, ये सियासी नारा है 35 पंचरों की तरह, 4 हल्कों की तरह, या 180 सीटों के पीछे कोई सब्सटेंस है इस दफा? तो देखिए, पार्टी को ही मालूम होगा, उन्होंने आखिर अपनी कोई कैलकुलेशन की होगी। मेरे ख्याल कोई 35 पिटिशंस तो की हुई हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन में। अब 180 170 जाहिर है हर जमात अपने नारे तो लगाती है, किस हद तक उसमें सब्सटेंस है ये उनको पता होना चाहिए। उनके पास फॉर्म 45 जो हैं वो सबके पास मौजूद हैं, वो दावा कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पे शायद होगा। बहरहाल ये तो उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन एक हकीकत ज़रूर है कि जिन लोगों के पास, जिन उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदों के पास फॉर्म 45 मौजूद थे, वो उस बुनियाद पे अपनी सबकत का, अपनी जीत का, अपनी हार का तयन कर सकते थे। तो अभी उन्होंने, जो हमें पता है, कोई 35 के करीब पिटिशंस हैं इलेक्शन कमीशन के पास। अब देखिए उसका फैसला क्या होता है। रजी साहब, आप क्या कहते हैं, 180 सीटें वाकई मुमकिन हैं या कुछ सीटें कम हैं और 180 एहतियातन फिगर कोट की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसका क्रोनोलॉजिकल देख लें कि सबसे पहले 180 सीट का दावा किया बैरिस्टर गौहर साहब, उसके बाद फिर अलीमा बाजी ने कहा नहीं हम 190 जीते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इनके एक लीडर हैं, मेरा ख्याल है शेर अफजल खान मरवत, उन्होंने कहा हम 170 सीटें जीत चुके हैं। ये मैं आपको इलेक्शंस के अगले 2-3 रोज के उनके बयानात का हवाला दे रहा हूं, मेरे ज़हन में आ रहे हैं। अच्छा, तरसों के करीब उन्होंने ये कहा कि जनाब अपना हमारे एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि जी कम से कम 45 सीटें और PTI को मिलती हैं अगर हम फॉर्म 45 का जायजा लें तो। अब 45 का मतलब ये है कि अगर आप 90 के अंदर 45 डालें तो ये 135 की जो सादा अक्सरियत है, जिस पे सादा अक्सरियत बन जाती है पंजाब असेंबली के अंदर, वो उन सीटों की बात हो रही है। तो मतलब बात 180 से शुरू हुई, 90 पे गई, 70 पे आई, तो अब 135 पे आ गई है। अगर हम जायजा लें कि जो इंतखाबी नताइज को उन्होंने चैलेंज किया है वो टोटल 22 नशिस्तों के ऊपर चैलेंज किया है, और अगर हमें फर्ज कर लें कि वो 22 सीटें सारी की सारी उनको अता हो जाती हैं अदालती अमल के नतीजे के अंदर या इलेक्शन कमीशन के नतीजे के अंदर, तो फिर भी 93 में अगर आप 22 ऐड करते हैं तो ये बात कहीं 122-23 तक सुगड़ जाती है। मैं सिर्फ आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के एक प्रोसेस होता है ना, उसको चैलेंज किया है, जिन नताइज को, उनकी बात हो रही है। तो और ये मैं तमाम जो चैलेंज की गई हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से भी और उनके मुखालिफिन की तरफ से भी, हम उन तमाम की बात कर रहे हैं। तो ये बात भी कहीं फिर 124-25 के आसपास सिमट जाएगी। तो ऐसी सूरत के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो किसी एक नुक्ता नजर के ऊपर ठहरे तो फिर हम उसका तजिया करें, वो उनको आगे पीछे करते जा रहे हैं। जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि जनाब हम खत लिखेंगे IMF को, फिर कहा कि जी खत नहीं लिखेंगे, फिर कहा कि खत लिख भी दिया गया है। खत पे मैं आता हूँ रजी साहब, मैं खत पे आता हूँ। खत के ऊपर मैं डिस्कस आपसे करता हूँ। जरा इम्तियाज साहब ये फरमाइएगा कि आरिफ अलवी साहब का मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब इंतखाबात का ऐलान भी हो गया सदारती, तो आरिफ अलवी साहब बहैसियत सदर पाकिस्तान, रियासत के सरबराह की हैसियत से उनकी कारकर्दगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के ऊपर जो कुछ मुश्किलात आई उस सारे के अंदर आरिफ अलवी साहब का किरदार कैसा रहा? देखिए, बतौर सदर, बतौर रियासत के सरबराह के जो उनका किरदार बनता था वो उन्होंने अदा किया। उसमें जाहिर है हर पार्टी उसको अपनी नज़र से देखेगी। पीटीआई वालों की नज़र में उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया, जो उनका हक था वो अदा नहीं किया। दूसरे पार्टियां हैं, उनकी नज़र में कई मौके पे सदर अपना किरदार जो अदा कर सकते थे वो नहीं किया, वो पीटीआई के सदर के तौर पे रहे। तो उसमें एक मिक्स बैग है, मैं समझता हूँ। लेकिन उनकी वजह से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा तनाज़ा पैदा हुआ कि जिसको आप कहें कि वो बिल्कुल नेगेटिव उनका एक बैगेज है, क्योंकि सदर का किरदार वैसे भी आईन के तहत एक अलामती फिगर हेड है। उनका कोई गवर्नेंस में, कोई एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में लेना देना नहीं है। तो जो फादर फिगर हेड या रियासती सरबराह करना चाहिए या उसके जिम्मे जो लिखा होता है आईन में, वही काम उन्होंने किया है। मैं नहीं समझता कि इस हवाले से उनको कोई बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनना चाहिए या उनकी बहुत मदासराई करनी चाहिए। सर, लेकिन कंट्रोवर्सीज तो पैदा हुई ना, आपके सामने ही है कि जब वो कहा कि जी बिल तो मैंने दस्तखत ही नहीं किए, लेकिन जो है वो खुद ब खुद गायब हो गए, तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज तो पैदा होती रही ना। बिल्कुल, उसमें ऐसे मौके आए। उन्होंने जो जाहिर है दूसरी पार्टी की नज़र में वो एक गलत काम था, उनको बिल पे दस्तखत कर लेने चाहिए थे। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस मुल्क में चाहे वजीर आज़म हो चाहे सदर हो, वो असल इख्तियार का मालिक नहीं होता है। असल इख्तियार का मालिक कोई और है, और उसी इख्तियार के तहत पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है। चाहे इंतखाबात में गड़बड़ हो, इंतखाबात में कामयाबी हो, चाहे मिडनाइट डील हो जिसके तहत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत कायम होती है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, चाहे इमरान खान के खिलाफ मुकदमे या उनकी पार्टी के खिलाफ जिस अंदाज में जो बोगस मुकदमे बनाए गए, तो उसमें सिर्फ एक शख्सियत को लेके आप उसका स्क्रूटनी शुरू कर दें, ये कोई मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये स्क्रूटनी उस वक्त मुनासिब होती है जब उनको पता हो कि वो आइन के मुताबिक वाकई अपना किरदार अदा कर सकते थे। वो नहीं कर सकते, वो एक मजबूर सदर है। बिल्कुल ऐसे थे जैसे एक दफ़ा रफीक तारड़ साहब के साथ भी यही कुछ हो गया था कि उनको फिर ऐवान सदर से निकाला गया था ज़बरदस्ती एक लिहाज से। तो जो मौजूदा हालात में आरिफ अलवी कर सकते थे वो उन्होंने ज़रूर किया। ठीक हो गया। अब रज़ी साहब, आप कंडक्ट सदर पाकिस्तान का अगर देखें, मजमूई तौर पर तो मेरा ख्याल है अमन के साथ पूरा वक्त गुजार गए, अफाम व तफहीम के साथ, कुछ एक-आध कंट्रोवर्सीज के अलावा। देखिए, हम उनके जो अमेंडमेंट है 19वीं तरमीम के बाद सदर का जो किरदार है वो सिंबॉलिक रह गया हुआ। उसके तहत उनके पास कोई अख्तियार ही नहीं है। तो जब अख्तियार ही नहीं है तो फिर उसका एनालिसिस क्या किया जाए? अगर तो मेरा मतलब है कि दिता कीजिए जिदा हिसाब लेना, बोला आपने उन्हें दिया क्या था जिसका आप एनालिसिस या तजिया या हिसाब मांग रहे हैं? पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ चीजों मतलब जो उनके नाकदीन हैं उनका ख्याल है कि कुछ चीजों में उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो उस तरह से वो वाला जो फ्लो था या जो बहाव था या जो कानून साजी थी उसको रोक तो नहीं पाए, वो तो हो गई। तो बहरहाल वो उस पार्टी के सदर नहीं थे जिस पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त, जिसको उनसे शिकायत हैं, तो ये एक नेचुरल सा अमल था। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनकी किसी कंडक्ट का कोई इस तरह का एनालिसिस होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। भाई उनके पास अख्तियार ही कोई नहीं था, ठीक हो गया, वो क्या कर सकते थे। ठीक हो गया रज़ी साहब। इम्तियाज साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इम्तियाज गुल साहब, सर आपसे ही इब्तिदा कर लेते हैं इस पार्ट की भी। IMF का मामला, सर इस तरह से ख़त लिखना अपनी सियासत के लिए, रियासत के मामलात को जो है वो दूसरों की कोर्ट में फेंकना, जहाँ पे आप नारा भी लगाते हो कि मदाखलत नहीं चलेगी, गुलामी नहीं चलेगी। हाँ, मतलब उसमें एक इंतहाई कदम है। पार्टी को, इमरान खान को इस पे गौर करना चाहिए था कि आया वाक़तन इससे उन्हें कोई मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। जो इल्ज़ामात उन लगाए हैं और इल्ज़ामात इंतखाबात में धांधली से स्पेसिफिक हैं,
कि उसकी स्क्रूटनी, उसका ऑडिट किया जाना चाहिए। उसमें मेरा ख्याल है वो ये तो नहीं कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलना चाहिए। वो सिर्फ इस्तदा ये थी, और यही बातें जो अमेरिका के कोई 30 के कांग्रेसमैन हैं उन्होंने भी अपने मुख्तलिफ खतूत में यही कहा, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने भी ये कहा कि हमें उम्मीद है कि जो धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं उसका ऑडिट किया जाएगा, उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे आप ये भी सोचें कि एक मुल्क में इतने वसी पैमाने पे अगर धांधली हो जाए इंतखाबात में तो वो ठीक है। एक मुल्क में आइन को तहवाला कर दिया जाए, एक मुल्क में 3 गैर आइनी निगरान हुकूमतें, 1-2 हुकूमतें 1 साल से चल रही हैं, दूसरी हुकूमत 5-6 महीने चली, वो ठीक है। आप नताइज में रद्द-बदल कर दें ओवरनाइट, वो ठीक है, लेकिन एक किसी को दूसरे मुल्क के सरबराह को या इदारे को ख़त लिखना वो गलत है। मैं समझता हूँ ख़त तक नौबत नहीं जानी चाहिए थे, नहीं लिख, इस तरफ उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ये मसला पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो बिगाड़ आया है आईनी उमूर पे, कानूनी उमूर पे, उसके खिलाफ जद्दोजहद या उसके खिलाफ इनकी जो जंग है पीटीआई की, वो जरूर जारी रखनी चाहिए। रज़ी साहब, आप क्या कहते हैं सर, 9 मई की तरह ये एक और गलती है खत लिखना? देखिए, शायद उससे भी ज्यादा संगीन गलती हो, लेकिन मैं अगर मुझे इस हवाले से कोई पूछे कि ये को खत लिखना चाहिए, तो इसके हवाले से कोई भी अगर अप्रोप्रिएट फोरम हो सकता है तो वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन हो सकती थी, कि जिसके अंदर तमाम वो ममालिक की पार्लियामेंट के स्पीकर्स मेंबर हैं, जो कि जहाँ पे कि जमहूरियत जैसी भी है, जिस तरह की भी है, एग्जिस्ट करती है। अगर मेरी जाती राय दी जाए तो अगर ये लेटर अगर लिखना भी था, ऑप्शंस अगर देखे जाए, हाँ, मतलब अगर किसी को कहना भी था कि आप हमारी जमहूरियत के हवाले से थोड़ी सी आवाज उठाएं या हमारी हुकूमत को जेरे दबाव लाएं, तो या हमारे यहाँ पे इंतजामिया को जेरे दबाव लेके आए, तो वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन हो सकती थी। अब मेरी ये राय हो सकता है दुरुस्त ना हो, लेकिन जहां तक बात है कि अब हर एक को पता है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मुल्क की वो इस बात पे मुनसर है कि 9 मार्च को जो पैकेज खत्म हो रहा है IMF का, उसके फौरन बाद हमें अगले 3 साल प्रोग्राम में जाना है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो वायलेशन करके गए हुए हैं उस पिछले पैकेज की, उसका भी एक बर्डन हमारे ऊपर है। उसको भी जाके नेगोशिएट करना पड़ेगा हमें और यकीन दहानी पिटानी पड़ेगी। और इन्होंने वायलेशन की थी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की गारंटी होती है, जो कि फाइनल गारंटी होती है। हर हमारे यहाँ बेशतर पैकेजेस जो हैं वो ऐसे ही थ्रू हुए हैं, जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने जाके पर्सनल गारंटी ऑफर की है, जो IMF के हुकाम है। इमरान खान साहब भी अगर आपको याद हो तो 20 फरवरी से पहले यही करने गए थे। इनकी मुलाकात जो थी वो खातून से वो बड़ी हाईलाइट की थी PTI के सोशल मीडिया ने। तो अगर ये वो वाली मतलब के उसके फौरन बाद आते ही इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी, गैस की कीमतें घटा दी थी और जनाब बिजली की कीमतें भी कम कर दी थी और इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दिया था, अगर याद हो तो। वो जो वायलेशन है उसको वो इंटरनेशनल कमिटमेंट का तोड़ा जाना समझा गया है और ये बहुत बड़ी वायलेशन होती है। फिर आपको दोबारा उन्हीं अदारों के साथ नेगोशिएशन में जाने में या सेटलमेंट में जाने में मसाइल होते हैं। रियासत अपनी जगह के ऊपर है, मुल्क अपनी जगह के ऊपर है, आपकी सियासत चलती रहेगी। ये उन्हें भारत तौर पे नहीं करना चाहिए था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसकी मज़ामत उनकी पार्टी के अपने करीबी लोगों से आई है और उन्होंने कहा कि हम ऐसा ना करें, अगरचे वो उनकी ख्वाहिश के सामने स्टैंड नहीं कर सके। लेकिन चलिए, किसी लेवल पे किसी ने कोई सैनिटी की वॉइस तो रेज की है और यकीनन हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि अब कोई इस तरह की हरकत दोबारा करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है कि आप पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे सबसे बड़े ओहदे के उम्मीदवार भी हैं और आपके मुतासरीन ये समझते हैं कि आपका हक बनता है, इसके बावजूद भी आप उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। मैं एक बात और भी आपको याद दिलाना चाहूं कि जब ये इन्होंने वायलेशन की थी उस वक्त IMF की पिछली डील की,
तो पीटीआई के सोशल मीडिया ने हमें डिफॉल्ट करने के फयूजो बरकत गिनवाना शुरू कर दिए थे कि अच्छा है जी डिफॉल्ट कर जाएं, इसके नतीजे के अंदर जो है वो हमें जो लोन है उनसे इनकार करने की सहूलत हासिल हो जाएगी। सर इसका मतलब तो ये है ना कि प्रोएक्टिव नैरेटिव बिल्डिंग है सर, ये तो अच्छी बात है अगर कोई भी पार्टी करती हो। मैं रसी साहब जी ये तैयार करना शुरू कर दिया था उन्होंने, इसके लिए माइंडसेट तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। ठीक हो गया दुनिया के जिस मालियाती निजाम के अंदर मौजूद हैं वहां पे इस तरह की बातें अफोर्ड नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस इकोनॉमी ये ज्यादा बड़ा प्रेशर है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और तहरीक इंसाफ का प्रेशर? इन दोनों चीजों में से अगर हम जायजा लें उन लोगों के बयानात का जो कहते हैं कि ये कंपनी ज्यादा अरसे नहीं चलेगी, तो क्या चीज ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए जो बनने वाली है? अच्छा, उसमें तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि एक सियासतदान कोई बात कर लेता है और फिर हमारे एंकर वो तोते की तरह वो कहना शुरू कर देते हैं कि जो IMF को खत लिखने की बात थी उसको आप 9 मई के वाकयात से जोड़ना बड़ी कोई गैर मंतकी सी बात है। अब जहां तक पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल का मामला है, वो तो आपको याद है कि इसहाक डार साहब ने कहा था कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे IMF को डील करना आता है। अब वो भूल गए थे कि चाहे वो इसहाक डार है, चाहे PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल है वो इंतहाई इक्तिसादी मसाइल इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के 85-90% आबादी जो है वो इस वक्त 30% अफरात ज़र के नीचे सिसक रही है। अब जिस अंदाज से बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उस डील के तहत जिसकी जो कि शहबाज शरीफ की मुदाखलत पे की गई थी IMF के साथ, तो उस पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बजाय इसके कि हम मुल्क के अंदर जो चोरी है गैस और बिजली की, वो अगर रोकने का बंदोबस्त किया जाए। 1997 से हमने वापडा का बंदोबस्त जर्नैलों को दिया हुआ है, आज तक वो चोरी नहीं रोक सके। खुद ख्वाजा आसिफ जो कि वजारत पैदावार इसके वाटर एंड पावर के रहे हैं, वो कहते हैं कि कई शहरों में तो 87% तक बिजली चोरी होती है। चोरी अगर रोक दी जाए, 700 के करीब कंपनियां हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जिन पे अगर टैक्स लगाया जाए तो 3 ट्रिलियन अरब वहां से मिल सकता है। ये वो फैसले हैं जो कि हमारी हुकूमत को करने हैं। जो भी हुकूमत आएगी जब तक वो नहीं करेगी, पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक सियासी अदम इस्तेहकाम भी बरकरार रहेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत, रियासत और अवाम के दरमियान फासले वो बढ़ते चले जाएंगे। उससे इस्तेहकाम नहीं आ सकता, नहीं आपके जो इक्तिसादी या मुआशी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब सर आपका, रिजवान रज़ी साहब सर आपका। मैंने असल में प्रोग्राम का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड किया है सिंध असम्बली के बाहर से, जो सारी सूरत हाल है अब से 3-4 घंटे पहले, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, एहतजाज कौन कर रहा है, कितने लोग मौजूद हैं, असम्बली तक कैसे पहुँचा जा सकता है, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की। तो ब्रेक के बाद हम वो दिखाएंगे आप दोनों मेहमानों का। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम मौजूद हैं इस वक्त एक ऐसी जगह के ऊपर जिसे फवारा चौक कहते हैं, और ये हमारे एक जानिब जो है वो गवर्नर हाउस है और दूसरी जानिब ये रास्ता जो कंटेनर से ब्लॉक किया गया है ये सिंध असम्बली की तरफ जा रहा है। पीछे भी जो शारा फैसल से आने वाला रास्ता है वो भी कंटेनर से ब्लॉक किया गया है, और ये सिंध असम्बली से जो आने की तरफ आने वाला ट्रैफिक है वो इस कंटेनर से ब्लॉक है। यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और भारी नफरी के साथ साथ प्रिजनर वैन भी मौजूद है। जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले ऐलान किया गया था GDA की जानिब से और उसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से, जिसमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, कि हम धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे सुबह दिन 11 बजे। आज अगर हम बात करें तो शारा फैसल इस वक्त बुरी तरीके से चौक है, वहाँ से जो है वो कारकुनान को जो इस तरफ आना चाहते थे सिंध असम्बली की तरफ, उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिंध असम्बली के अंदर हलफ की जो तकरीब थी वो हो चुकी है, उसके बाद अरकान जो है वो इस वक्त खाने की दावत से महजूज हो रहे हैं। लेकिन बाहर की सूरत हाल ये है कि एहतजाज के लिए कराची प्रेस क्लब और फिर सिंध असम्बली के ऊपर बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जमातें पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ गाड़ी के साथ आना तो शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि शारा फैसल भी बुरी तरीके से जाम है, और इसके साथ साथ इधर कंटेनर लगा कर आगे मोटरसाइकिल के ऊपर भी जाना शायद मुमकिन ना हो। आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदगान से। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो वो भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास सिंध असम्बली का पास मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा
चाहूँगा कि सिंध असम्बली जाऊँ और वहाँ पर जाकर आपसे जो है वो बात कर सकूँ। मैं अपने प्रोड्यूसर ज़रा फ़ाद उस्मान साहब से पूछता हूँ। फ़ाद साहब, आप शारा फैसल से आए, तो शारा फैसल की क्या सूरत हाल थी जब आप घर से आ रहे थे? पूरा ब्लॉक था, गाड़ियां लगी हुई हैं, किसी को नहीं आने दे। किस जगह से ब्लॉक है शारा फैसल? मतलब शारा फैसल तो बहुत बड़ा है ना, लांडी से लेके PNS कारसाज से लेकर और यहाँ FTC बिल्डिंग तक सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। लोग बिल्कुल रुके हुए हैं, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। आप कैसे आ गए जब लोग रुके हुए हैं? तो हम असल में गलियों से निकलते हुए आए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा कि चोरी छुपके कुछ कारकुनान जो हैं गाड़ियों में छुपकर आ रहे थे, उन पर जो है वो डंडा बरसाया गया, उनको लाठीचार्ज किया गया और उस चक्कर में मुझे भी बहुत लाठियाँ पड़ी हैं आज। लेकिन हम छुपते छुपाते निकलते हुए गलियों से हम यहाँ तक पहुँचे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस की मूवमेंट जो है वो आपको हर तरफ दिखाई देगी। इस तरीके से ये सिर्फ पुलिस की मूवमेंट इधर नहीं है, बल्कि यहाँ से जो लोग शारा फैसल से पैदल आ रहे हैं, शायद ये उनके लिए मूवमेंट हो रही है, बाकी इस तरफ भी और है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि अगर मोटरसाइकिल पर जा सकें। फ़ाद साहब ज़रा चलें ना, देखें कहाँ तक हम जा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम मोटरसाइकिल पे सफ़र का सुहाना ख्वाब लेके जब थोड़ा सा आगे ही पहुँचे तो हमें रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों ने कहा कि नहीं जी, आगे जाना अलाउ नहीं है, मोटरसाइकिल तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो मोटरसाइकिल हमने वहीं पे छोड़ी, हम पैदल जो है वो कराची प्रेस क्लब पहुँचे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंद 100 कारकुनान मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पे, जिन्होंने हाथों में मुख्तलिफ़ पार्टियों के झंडे, जिसमें GDA के झंडे हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, जमात इस्लामी के झंडे हैं और अब पाकिस्तान अवामी तहरीक के झंडे हैं, और ये हक सज्जा नारा भेज पगारा के आवाज़ हमें यहाँ तक आ रही है। ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि आगे सूरत हाल है क्या। नाज़रीन, हम प्रेस क्लब पे उस मजमे के दरमियान पहुंच चुके हैं कि जहां पर एक ट्रक मौजूद है। यहां से खिताब कुछ देर पहले स्पीकर पे किया जा रहा था, लेकिन अचानक स्पीकर भी बंद हो गया है। बता ये रहे थे जो कायद साहब ऊपर खिताब कर रहे थे कि यहाँ बहुत सारे लोग पहुँचेंगे और पीर साहब पगारा की 1 घंटे की काल के ऊपर लोग जो है वो पूरे सिंध से निकले हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो कराची के मकामी अफराद नज़र नहीं आ रहे। ऐसा महसूस होता है कि जैसा टूल प्लाजा क्रॉस करके बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या बात लेकर आए, इनसे भी बात करते हैं। अगर इनके कायदीन मिल गए तो उनसे भी बात करेंगे। भाई, कहाँ से आए हैं? सांगड़ से। तो सांगड़ से आप आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ एहतजाज करने आए। इलेक्शन में धांधली हुई है। किस किस जगह पे धांधली हुई है? पूरे सिंध में हुई है। आप बताएं, सांगड़ में हुई है धांधली? जी हाँ। किसने की है धांधली? धांधली PP वालों ने की है। किस तरह से धांधली की है, आपको क्या पता है? धांधली ये करते हैं, वोट डालते हैं, जहाँ पे उसकी अक्सरियत होती है वहाँ पे वो ठप्पे लगाते हैं। उसी के बाद जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे वो क्या ठप्पे वगैरह लगा के उसके बाद जहाँ पे असरत नहीं है वहाँ पे वो पोलिंग बंद करवा देते हैं। पोलिंग बंद करवा देते हैं। अच्छा नाज़रीन, में 2 ज़िलों की अगर बात की जाए सिंध के, एक सांगड़ और खैरपुर, ये 2 ज़िले हैं कि जहाँ पर पीर साहब पगारा के बहुत से मुरीद जो है वो मुकीम हैं और वहाँ पर जो है वो पीर साहब निशस्त जीत भी जाया करते थे। तो ज़रा देखते हैं कि ये ज़्यादातर लोग आए कहाँ से? कहाँ से आए हो भाई? सांगड़ से। सांगड़ में क्या सूरत हाल है? शाजिया मरी जीती थी तो उसने आपको हरा नहीं दिया जुनेजो साहब को? नहीं, जुनेजो साहब को बिल्कुल भी नहीं हराया है। क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? हमारे को यकीन कैसे आ सकता है, उसका वाउंड भी नहीं है, कहाँ से हरा सकती है उसको? तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? यहाँ तो कंटेनर लगे हुए, कैसे पहुँचे? कंटेनर लगाएं या कुछ भी करें, ये उनकी कमजोरी है। आप ऐसे पहुँचे कैसे हो यहाँ पे? मोटरसाइकिल पे आए हो, गाड़ी पे आए हो, कैसे आए हो? कुछ पैदल भी सफ़र करना पड़ा, कुछ सवारी के जरिए करना पड़ा, पर हमारे को पहुंचना इधर ज़रूरी समझा हमने। कब आए थे यहाँ पे, कब पहुँचे थे यहाँ? आज सुबह सवेरे पहुंच गए। सुबह सवेरे पहुंच गए थे, मेरा ख्याल है। इधर पुलिस वालों ने हमारे को बहुत जलील किया था। क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले हमारे साथ 20-25 लोग थे, उनको भी ले गए, फिर जलील किया, पैसे मांगे, रुश्वतखोरी बहुत चल रही है आजकल। कहाँ से आए हो भाई? हम सांगड़ से आए हैं। पहले तो हम लोकल में पहुंचे कैसे? यहाँ से पहुंचे, हम सोरापुर उतरे हैं और हमने झंडे साइड पे करके छुप छुप के आए। हमें पता है कि हम नहीं छोड़ेंगे। फिर हम 2-2 बंदे 7 बंदे आए, फिर रक्षा करवाया, फिर कुछ पैदल ऐसे कर आए पहुंचे। अभी कोई मसला नहीं है, ये तो कराची है। अगर पीर पगारा बोलेगा तो हम इनके घरों तक जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हम हुर हैं, हुर ही रहेंगे। आप कहाँ से? गुलशन हदीस से आए हैं, कौमी अवामी तहरीक की तरफ से।
और ससी टूल प्लाजा मुकम्मल तौर पे बंद है। ड्रिग रोड पे मुकम्मल तौर पे इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। ड्रिग रोड से लेके यहाँ तक हमारे काफिले पैदल आए हैं और सुबह कौमी अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम मजहर राहूजो साहब को और सिंधियानी तहरीक का वफद जो कि मरकजी सदर जीनत समूह की क़यादत में यहाँ एहतजाज के लिए आया था हैदराबाद से, उन सारों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कुछ लोग शहर के भी नजर आए, कहाँ से आए हैं आप? मैं जी नॉर्थ नाज़िमाबाद से। तो किस लिए आप यहाँ पर आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या ख्वाहिश लेके आए हैं? जो आवाम का मैंडेट चोरी किया गया है उनको वापस मिले। तो एहतजाज की नोयत से आए थे, रास्ते में किसी ने रोका आपको? रास्ते में खुला हुआ कुछ नहीं है, सारे रास्ते बंद है। इन्होंने नुमाइश चौरंगी से रास्ता बंद किया हुआ है, नुमाइश बंद है। इन्होंने उसके बाद तमाम जगहों पे मज़ार कायद से पहले भी कंटेनर लगाए हुए। मेरा ख्याल है मैं 1.5 घंटे में जो है ना यहाँ पहुँचा हूँ मज़ार कायद से यहाँ तक। आप कहाँ से आई हैं जी? जी बिल्कुल, मैं भी कराची की हूँ और मैं आपके इस फोरम पे बस यही कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती से जो ये आज हलफ ले रहे हैं और सल्तनत संभाल रहे हैं, हुकूमत संभाल रहे हैं, बिल्कुल यजीदियत की जो मिसाल है वो कायम कर रहे हैं। इसी तरह से यजीद भी बैठा था तरीके से, वो कहते हैं जी ज़बरदस्ती यजीद भी बैठा था। ये कारकुनान ज़रा थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं आप, जो यहाँ अभी तक पहुँचे हैं 3 साढ़े 3 बजे तक। ज़रा सिंध असम्बली चलते हैं नाज़रीन, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा नाज़रीन, ये रास्ता प्रेस क्लब से आ रहा है जहाँ से हम ऐसा ज़रा दिखाइएगा। ये यहाँ से हम आए थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पीर पगारा साहब के कुछ मुरीद सांगड़ से पहुँचे हुए हैं और वहाँ जो सारे मामला आते हैं। अब ये जो उल्टे हाथ की तरफ रास्ता जा रहा है मेरे, ये सिंध हाई कोर्ट की तरफ रास्ता है और यहाँ पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जमात इस्लामी के कारकुनान ने भी मस्जिद खिजरा इसके बिल्कुल साथ है, वहाँ पर जमा होने का जो है वो ऐलान किया था। और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से काफ़िला आ भी रहा है, जो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी के झंडे उठाए हुए हैं। ज़रा उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इसके आगे मीडिया की कुछ हमें गाड़ी नजर आई हैं। और ये जो मेरे अकब में कंटेनर लगे हुए हैं, ये रास्ता बस के बिल्कुल पीछे सिंध असम्बली का अहाता शुरू हो जाएगा, यहाँ आप कह लें वो चौक शुरू हो जाएगा जहाँ से सिंध असम्बली की तरफ जाया जाता है। तो हम इंतज़ार करेंगे ज़रा जमात इस्लामी के कारकुनान इस तरफ आ जाएं, कितने ज़्यादा हैं कितने बड़े हैं, फिर वो देख के फिर असम्बली की तरफ चलेंगे। हम जब इंतजार कर रहे थे जमात इस्लामी के काफिले की, तो उबैद शाह हमारे रिपोर्टर हैं जो मेरा ख्याल है मस्जिद खिजरा से आ रहे हैं। उबैद, कहाँ से आ रहे हैं? जी मस्जिद खिजरा से। कितने कारकुन जमात इस्लामी के जमा हैं और किस पार्टी के लोग हैं? GDA के कुछ लोग हैं शामिल, जमात इस्लामी के लोग हैं, लेकिन जिस बड़ी तादाद में हम तवक्को कर रहे थे कि जमात इस्लामी के कारकुन आएंगे उतनी बड़ी तादाद तो नहीं है, क्योंकि जो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। MKM हकीकी के लोग भी असम्बली जाने के लिए मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ गलियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कंटेनर लगे हुए हैं जिसकी वजह से उनको जाने में दुश्वारी हो रही है। लेकिन जैसे ही अब काफिला चला है तो लोग जो अतराफ में खड़े थे वो उसमें शामिल होगा। तो अभी इनका प्लान क्या है? ये एहतजाज करेंगे प्रेस क्लब के बाहर या असम्बली की तरफ जाएंगे, क्योंकि असम्बली के रास्ते तो बंद है? जमात के जिम्मेदारान से जो बात हुई उनका ये कहना है वो सिंध असम्बली की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रेस क्लब पे GDA, PTI और दीगर तंजीमें मौजूद हैं। हाफिज साहब का ये कहना था कि असम्बली की तरफ जाएंगे, असम्बली जाने वाला रास्ता बंद है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हाफिज साहब ये ट्रक के ऊपर चढ़े हुए नीचे? हाफिज साहब वॉक कर रहे हैं बैनर के पीछे। चले हाफिज साहब की तरफ चलते हैं जी। आए मैं हाफिज नईम रहमान से बात करते हैं जी। इस्लामी का मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में। जी हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस जुलूस की क़यादत करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं उसके साथ हूँ। हाफिज साहब, कितना बड़ा मजमा आप तवक्का कर रहे थे, कितने लोग पहुँचे, असम्बली क्यों नहीं पहुँच सके? जाहिर है उन्होंने चारों तरफ से कंटेनर लगा दिए हैं, रुकावटें डाल दी हैं और ये चाहते हैं कि आवाम को पुलिस से लड़ाएं, आवाम को जो है वो इदारों से लड़ाएं। हम जाहिर है इनकी सारी साजिशों को भी नाकाम करेंगे और एहतजाज को भी जारी रखेंगे। तो हाफिज साहब प्लान क्या है? क्या प्रेस क्लब पे एहतजाज करेंगे या आगे जाने की कोशिश करेंगे? पहला पड़ाव हमारा प्रेस क्लब है और उसके बाद हम जो है मशवरा करेंगे, GDA के लोगों से भी मशवरा करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हम ये एहतजाज कर रहे हैं, ये तमाशा क्या है? ये हमारा जमहूरी हक है कि हम किसी भी जगह पर एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ पूरे मैंडेट पे कब्जा कर लो और फिर कंटेनरों से जो है वो बंद करके एहतजाज भी ना करने दो, तो ये तो नहीं चलेगा। हर तरफ से जुलूस चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस भरपूर आवाज को पूरी दुनिया में उठा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जाग रहा है। सब जानते हैं कि MKM का मैंडेट एक जाली मैंडेट है, रिजेक्टेड पार्टी है। कराची के लोगों ने उनको फेंक दिया है उठा के और MKM के दहशतगर्दों को मुसल्लत किया गया। हाफिज साहब, कितना मैंडेट MKM को मिला होगा, कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला होगा? आपके फार्म 45 क्या कहते हैं? MKM को तो अगर इनके ठप्पे कब्जे जो पहले से इनको बुक्स दी गई थी वो सब भी मिला ले तो 1.5 लाख वोट भी पूरे शहर में नहीं मिला और 8 लाख वोट जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी की 1 सीट और MKM की 15
कौमी और 25 सूबाई। तो ये तमाशा नहीं है तो और क्या है। इसलिए रिजेक्टेड पार्टी है एमकेएम और दहशतगर्द बोरीबंद लाशों का कारोबार करने वाले, बल्दिया फैक्ट्री को जलाने वालों को जिन लोगों ने मुसल्लत किया है, कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। अच्छा हाफिज साहब, आपका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? वो उनका मसला है। मैंने तो सीट जो है वो सरेंडर की है और हक और इंसाफ की बुनियाद पर की है, और मेरे इस अमल ने, मेरी पार्टी के इस अमल ने पूरे इलेक्शन को बेनकाब कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो ये नोटिफिकेशन करें ना करें, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। आपके कितने वोट थे सैफुद्दीन साहब? मेरे 44,000 वोट थे और एमकेएम के 15,000 वोट थे। आप फॉर्म 45 से, आप वकील हैं, आप फॉर्म 45 से ये बात साबित कर सकते हैं? बिल्कुल, फॉर्म 45 पूरे हमारे पास मौजूद हैं। 392 पोलिंग स्टेशन थे, 392 के फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। हम इनके पास ही फॉर्म 45 भी मौजूद हैं। जुलूस आगे की तरफ जा रहा है, प्रेस क्लब की तरफ। हम जरा सिंध असेंबली की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने बशीर भाई को। ये हमें निकाल के लेके आ गए हैं और आगे सड़क बिल्कुल खाली है, मीडिया की गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं और यहाँ से जो है वो पुलिस एहलकारों ने हमें रोका था, लेकिन असम्बली पास दिखा दिया मैंने उनको एहतियात, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी असम्बली पास दिखाने की। उन्होंने मीडिया को आगे जाने दिया है और पुलिस एहलकारों का रवैया अच्छा था। उन्होंने कहा कि आपने हमारे रवैये के हवाले से बात भी करनी है। बशीर भाई, आपको यकीन क्यों था आप पहुँच जाओगे? इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखोगे सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसे की वजह से पहुंचे। बशीर भाई, आप हमें यहीं उतार दें। नाज़रीन, सिंध असेंबली के आते तक तो हम बआसानी पहुंच गए और यहाँ पर शर्जील मेमन साहब मीडिया टॉक भी कर रहे हैं। मीडिया टॉक की भी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं और मीडिया टॉक की झलकियों से पहले मैं प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ इस बात के साथ कि सिंध असेंबली का यहाँ पर जो है अरकान ने पुरअमन तौर पर हलफ लिया। बाहर हमें कोई बहुत हंगामा खेजी दिखाई नहीं दी, लेकिन जो एहतजाजी सूरत हाल थी वो भी हमने आपको दिखाई। ज़रा कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। शर्जील मेमन साहब ने अपनी प्रेस टॉक में क्या कहा, जो पीछे कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो रही है, हमारा दूसरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, और फिर प्रोग्राम का एहतराम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी हासिल हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सैयद अवेज़ शाह साहब और एंथोनी नवीद को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। जिस तरह कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था अपने खिताब में कि हर मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि हमें उस अवाम ने जिसने ऐवानों में भेजा है उनके जो भी मसाइल हैं, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको हल करें, पर उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा था कि जितने भी अपोजिशन के मेंबरान हैं, चाहे वो असेंबलियों में मौजूद हैं या वो असेंबलियों में मौजूद नहीं हैं, उन सब से हम डायलॉग करें और अगले 5 साल हमारी कोशिश ये होगी कि हम अफाम व तफहीम के साथ इस सूबे को आगे लेकर चलें। पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को खदशात हो सकते हैं। उस खदशात के लिए अगर मुझे किसी सीट पर एतराज़ है, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं। तो जिसको एतराज़ है वो अदालत से रजू करे, उसके लिए वो अदालत से रजू करे, IMF से रजू ना करे। अब कल को कि एक हल्के वाला बोल दे जी मैं वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहा हूँ, एक बोले मैं किसी और बैंक को खत लिख रहा हूँ, भाई इस तरह नहीं होता। उसके लिए मुल्क में इदारे मौजूद हैं। खान साहब जब 2018 का डाके वाला मैंडेट लेकर आए थे तब जो है क्यों नहीं हुआ। और आज आपके GDO की वाली बात भी आपने की। आम इंतखाबात में सिंध में एक इत्तेहाद बना था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नवाज, जमायत उलमा इस्लाम और GDA सब शामिल थे। तो आज जो GDA एहतजाज कर रही है वो तो सारा ये एक वो पूरा अलायंस है ना। आज इस साल PMLN क्यों नहीं है साथ, आज इस साल MQM क्यों नहीं है साथ। तो जो ये अलायंस था जिन्होंने फैसला ये किया था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़नी है, तो ये आज ये आधे क्यों हो गए भाई ये।